अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे साम खबर से। पाक भारत कशीदगी और तनाव में कमी के लिए DG-MOs की मीटिंग में बड़ा ब्रेक थ्रू। 10 दिन में हालात मामूल पर ले जाने का प्लान तय कर लिया गया है। पहले मरहले में फौजी दस्तों को हालात अमन में ले जाया जाएगा। इसके अलावा तमाम अहम उमूर तय कर लिए गए हैं। पाक भारत कशीदगी और तनाव में कमी के लिए DG-MOs की मीटिंग में बड़ा ब्रेक थ्रू। 10 दिन में हालात मामूल पर ले जाने का प्लान तय कर लिया गया है। पहले मरहले में फौजी दस्तों को हालत अमन में ले जाया जाएगा। इसके अलावा तमाम अहम अमूर तय कर लिए गए हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आईफोन की फैक्ट्रियां भारत में लगाना बंद कर दो। सदर ट्रंप ने मालिक को कहा है कि नहीं चाहता कि तुम भारत में जगह जगह फैक्ट्रियां लगाते फिरो। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आईफोन की फैक्ट्रियां भारत में लगाना बंद करो। सदर ट्रंप ने एप्पल के मालिक से कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम भारत में जगह जगह फैक्ट्रियां लगाते फिरो, अपनी पैदावार को मकामी बनाओ। जिस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, अमेरिका में एप्पल की पैदावार बढ़ाएंगे। ट्रंप ने इस बयान से एप्पल के इन मंसूबों पर सवालिया निशान लगा दिया है, जिनके तहत कंपनी अगले साल के आखिर तक अमेरिका में फरोख्त होने वाले बेशतर आईफोन भारत से दरामद करना चाहती है। एप्पल ने अमेरिका में मजीद मुलाजमतें देने और अगले 4 सालों में $500 अरब खर्च करने का वादा कर रखा है, मगर इस वक्त अमेरिका में इसकी कोई स्मार्टफोन बनाने की फैक्ट्री मौजूद नहीं है। भारत में वाक़ एप्पल की फैक्ट्रियां सालाना 4 करोड़ से ज़ायद आईफोन तैयार करती है, जो कंपनी की कुल सालाना पैदावार का तकरीबन 20% है। जंग नहीं करनी, तिजारत करनी है। भारत की सीज फायर वाली बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मोदी का फ्रंटमैन ताजिर मुकेश अंबानी ट्रंप के पास कतर पहुंच गया। ट्रंप का सीज फायर वाला दावा सच निकला है और मोदी का झूठ पकड़ा गया है और इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी में जलजला आ गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा दुरुस्त निकला। भारत सीज फायर का दरख्वास्त करंदा निकला और अमेरिका सालिस निकला। जंग नहीं करनी, तिजारत करनी है। भारत एक ही रोज में चुपचाप ट्रंप की बात मान गया। भारतीय ताजिर मुकेश अंबानी ट्रंप से मिलने कतर पहुंच गए। साबित हुआ कि ट्रंप ने जो कहा सच कहा। मोदी मीडिया की भड़कें और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी बातें हवा हो गईं, जबकि कांग्रेस वाले पहले ही मोदी की खिंचाई कर रहे हैं कि क्या अब सीज फायर की खबर हमें वॉशिंगटन से सुननी पड़ेगी। और तो और बदनाम जमाना गोदी मीडिया के अर्नब गोस्वामी की ट्रंप पर तनकीद भी ड्रामा निकली। तो बात यह है कि न सिर्फ भारत सीज फायर की दरख्वास्त लेकर भागा भागा वॉशिंगटन पहुंचा, बल्कि अब अच्छे बच्चों की तरह ट्रंप के कहने पर जंग का नहीं बल्कि सिर्फ तिजारत का सोचेगा। मुकेश अंबानी की कतर में ट्रंप से मुलाकात इस बात का खुला सबूत है। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत को एक और बड़ा धचका। चीन ने कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश के 15 मकामात चीन का अटूट अंग है और इस खित्ते का नाम जंगयान रख दिया गया है। चीन की वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जंगयान तारीखी, जुग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। एक महाज पर पाकिस्तान से हदीमत के बाद दूसरी तरफ से भारत के लिए एक और धचका। चीन की हुकूमत ने जंगनान को अपना अटूट अंग करार दे दिया। चीन की वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जंगनान तारीखी, जुग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। ये इक़दाम चीन के खुद मुख्तार इंतजामी दायरे अख्तियार के तहत किया गया है। ऐसा करने का मकसद खित्ते में तारीखी और सकाफती शनाख्त को उजागर करना है। जंगनान का नाम सुनकर गोदी मीडिया की चीखें निकल गयी। भारत जंगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है, जबकि चीन इसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। दोनों ममालिक के दरमियान इस मसले पर पहले से कशीदगी चली आ रही है। मोदी हुकूमत ने खित्ते के हर मुल्क के साथ तनाज़ा खड़ा करके साबित किया है कि भारतीय हुकूमत खित्ते के अमन की दुश्मन है और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके दुनिया में भारत की जगह साई हुई है। अब भारतीय अवाम को अपनी फ़ौज और हुकूमत के बयानात पर यकीन नहीं आ रहा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ना सिर्फ अपनी हुकूमत को आईना दिखा रहे हैं, बल्कि हुकूमत से सच बोलने का मुतालबा भी कर रहे हैं। एक तरफ राफेल फेल हुए, दूसरी जाने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की इंटेलिजेंस भी नाकाम हो गई। भारतीय मीडिया और हुकूमत ने झूठ का बयानिया बेचा, लेकिन भारतीय यूट्यूबर्स ने भारतीय बेबसी का रोना रोया। इसका जिक्र थोड़ा आगे करेंगे। पहले भारतीय वजीर खारजा के कुछ बयान देख लीजिए। भारतीय यूट्यूबर ने जीत के दावों का पोस्टमार्टम किया और अपनी ही हुकूमत के लिए बार बार शर्मिंदगी और निदामत के अल्फाज इस्तेमाल की। भारतीय तज्जियाकार भी मोदी की नाक़िस खारजा पॉलिसी पर तनकीद कर रहे हैं, अपनी ही हुकूमत को नाअहल करार दे रहे हैं। भारतीय अवाम और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपनी ही हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं
कि अवाम को फिल्मी बयानिए के बजाय हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। भारत ही पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त, अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। भारत के सीनियर सहाफ़ी रवीश कुमार ने सब कुछ बता दिया। अपने व्लॉग में कहा कि अगर भारत जीता है तो जीत का जश्न कहाँ है? पहलगाम हमले के बाद बदला लेने का जज्बा था, सीज़ फायर के बाद ये सब कहाँ गायब हो गया? खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से टेलीफोन में गुफ्तगू। बताया कि पाकिस्तान ने इलाका भारत के साथ जंगबंदी पर इत्तफाक किया है और उसे बरकरार रखने के लिए हम पुरअज़म हैं। उन्होंने भारतीय क़यादत के हालिया इश्तिआल अंगेज़ बयानात पर अपनी तशवीश से भी आगाह किया। कहा कि जारियत हुई तो पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का भरपूर दिफा करेगा। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर के लिए पाकिस्तान की असूली हिमायत पर सदर इल्हाम अलीयव का शुक्रिया अदा किया। कहा कि दोनों ममालिक हमेशा सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। सिफारती महासर पाकिस्तान की भारत के खिलाफ आलमी पजीराई, जंगी जनून में मुब्तला भारत और पाकिस्तान के खिलाफ जारियत महंगी पड़ गई। बैन अक़वामी जरीदे द डिप्लोमेट ने भारत की नाकामी को तस्लीम कर दिया है और द डिप्लोमेट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को न सिर्फ अस्करी मैदान में नाकामी हुई बल्कि सिफारती महाज पर भी खफत का सामना करना पड़ा। भारत और पाकिस्तान जंग में पाकिस्तान ने सियासी बसीरत और दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए आलमी सतह पर अपनी साख को मज़ीद मजबूत किया। दी डिप्लोमेट का कहना है कि बैन अक़वामी बरादरी बिलखुसूस अमरीकाई पाकिस्तानी मौक़िफ़ का मुतरफ़ हुआ। राफेल तैयारों की तबाही भारत के लिए आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बाइस बनी। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के खिलाफ ठोस सबूत पेश न कर सका। सफारती महाज पर भारत को बड़ा धचका। वर्ल्ड बैंक का सिंतास मुआहदे पर वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि सिंतास मुआहदा एक तरफ़ा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा ने CNBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुआहदे को एक तरफ़ा तौर पर मुअत्तल करने की कोई शिक शामिल नहीं। मुआहदा दोनों फ़रीक़ैन की मर्ज़ी से ख़त्म या इसमें तरमीम की जा सकती है। मुआहदे में आलमी बैंक का किरदार बुनियादी तौर पर सहूलतकार का है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूख के दौरान पाक फौज की जानिब से फतह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम से पठानकोट को निशाना बनाने की वीडियो मंज़र-ए-आम पर आ गई है। 10 मई का दिन भारतीय तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने 10 मई को बाकी हथियारों समेत फतह 1 और 2 से भारत के पठानकोट एयरबेस पर कामयाब मिसाइल हमले किए। फतह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम ने भारत की आम तनसीबात को राख का ढेर बना दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि कौम ने सीसा पिलाई दीवार की तरह मुल्क की सलामती में अपना हिस्सा डाला। पाकिस्तान का अमन हमारी रेड लाइन है। पाक अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूख में भारत को शिकस्त से दो चार किया। मरीम नवाज़ ने कहा कि नफरत की सियासत ने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। नफरत की सियासत ख़त्म हुई तो मुल्क तरक्की कर रहा है। तमाम सियासी क़यादत के लिए पाकिस्तान रेड लाइन होनी चाहिए। मुल्क की खातिर ज़ाती अना कुर्बान करना होगी। पाक अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस तरह हमारी पूरी कौम ने, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, नौजवान हों, ख़वातीन हों, बच्चे हों, जिस तरह पूरी कौम ने वाकई एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इस मुल्क की सलामती में अपना हिस्सा डाला। अफ़वाज पाकिस्तान की जो सपोर्ट थी उसमें उन्होंने अपना हिस्सा डाला। इस मुल्क ने जिस तरह दुश्मन को झूल चटाई, ये अल्लाह ताला की मदद के बगैर नहीं हो सकता था। मुझे इस कौम पर बहुत फ़ख्र है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। नफ़रत की सियासत ने वैसे भी इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। अब नफ़रत की सियासत ख़त्म हुई है तो आप देखो कि मुल्क कितना तरक्की कर रहा है। इस जंग की फ़तह के बाद, इस अजीम फ़तह के बाद आज दुनिया ये कहने पे मजबूर हो गई है कि पाकिस्तान न सिर्फ एक मजबूत बल्कि ताकतवर मुल्क के तौर पे वो उभर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे शाहिरों ने भारत को धूल चटाई, भारत का एशियन टाइगर बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि हम तमाम फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। सोशल मीडिया पर नौजवानों ने जंग जीती, हमारा मीडिया सच और भारत झूठ बोल रहा था। हम सलाम पेश करते हैं आप तमाम उन शाहीनों को, हम सलाम पेश करते हैं अपने तमाम फौजी जवानों को, हम सलाम पेश करते हैं हमारे तमाम नेवी के वो अफसरान को जिन्होंने दिन रात जाग कर जिस तरीके से हर महाज पे भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। मैं समझता हूं कि ये दुनिया की तारीख में इस वक्त लिखा जा रहा है। जिस भारत का ख्वाब था कि वो एशियन टाइगर बने,
पाकिस्तान ने उसका वो ख्वाब चिकना चूर कर दिया है। पूरी दुनिया में ये पैगाम जा चुका है कि अगर एशिया में कोई सुपर टाइगर या अगर कोई बहुत बड़ी फोर्स मौजूद है तो वो पाकिस्तान मौजूद। ये जंग आप तमाम लोगों ने भी जीती है। वो नौजवान जो सोशल मीडिया पे बैठ रहे थे वो भी भारत के प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, और खुसूसी तौर पर जो मीडिया का रोल था वो नाकाबिले सताइश था। भारत जो कि झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा था और हमारी मीडिया सिर्फ सच बता रही थी। और भिंडी खाने वाले पिंडी वालों से पंगा न लें, गवर्नर सिंह ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। कामरान टिसोरी कहते हैं सुना है भारतीय वज़ीर आज़म इन दिनों चाय में अचार डालकर पी रहे हैं। मार्का बुनियान मरसूस में शौदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यादगार का संग बुनियाद रख दिया। कामरान टिसोरी ने कहा फ़ौज पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मुल्क के दिफा मजबूत हाथों में है। मैंने कहा है और आज भी कह रहा हूँ, भिंडी खाने वालों पिंडी से पंगा ना लेना। अब तो सुना है कि मोदी साहब को चाय में अचार डाल के पीना पड़ रहा है। बुनियाने मरसूस का नाम दिया गया और इसमें जितने सिविलियंस शहीद हुए, बच्चे, खवातीन और हमारी फोर्सेस के जवान, उनकी यादगारी दीवार आज मैंने उसका संगे बुनियाद इस गवर्नर हाउस में रखा है। अब हमारी अफवाज ने ये बता दिया है कि इस मुल्क का दिफा मजबूत और मजबूत हाथों में है। मार्का बुनियानो मरसूम ने अम के लिए मसला कश्मीर को मौसर अंदाज में उजागर कर दिया। भारत ने पाकिस्तान में वसाजत और आम शहरियों के घर तबाह किए। पाक अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत सीज फायर पर मजबूर हुआ। पाक फौज के साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद था रूसी नशरियाती इदारे आर्ची को हम इंटरव्यू कहा कि 78 बरस में कई सीज फायर हुए, लेकिन मसला कश्मीर हल ना होने के बायस पायदार अम मुमकिन नहीं हो सका। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की और सबूत की सूरत में ताउन की पेशकश की। और कराची में सिंध हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। शहर की सरकारी और निजी जामियात से 20,000 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की। सीव्यू का साहिल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कराची के साहिल पर तलबा की बड़ी रैली, सरकारी और निजी जामियात के 20,000 तलबा तालबात ने शिरकत की। शुरका ने मुसल्लह अफवाज से इजहार यकजहती किया। सिंध हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से मुनक्किदा रैली निशान पाकिस्तान से क्लॉक टावर सीव्यू तक निकाली गई। चेयरमैन सिंध HEC, वाइस चांसलर्स और डीन्स भी रैली में शरीक हुए। कराची का साहिल पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। तलबा तालबात सब्ज हिलाली परचम थामे रैली में शरीक हुए। कराची में हैवी ट्रैफिक मौत बनकर मंडला रहा है। कोस्टर और टैंकर की टक्कर समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद में अजल बना दिए। ये साल भर के दौरान ट्रैफिक हादसात में अमवात की तादाद 350 से ज़ायद हो गई। वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जांबाग हो गया, जिसकी शनाख्त मुनीर अहमद के नाम से हुई। लियारी एक्सप्रेस वे से मौनीपुर पर हादसा 45 साल अली बख्श की जान ले गया। साल के 135 दिनों के दौरान हैवी ट्रैफिक में 112 अफराद को कुचल डाला। डंपर की जद में आकर 23 शहरी जान से गए। ट्रॉलर की टक्कर से रवा साल 42 शहरी जांबाग हो चुके हैं। वाटर टैंकर ने 27 अफराद की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। मस्जिद के नीचे कुचल कर 10 अफराद जान से हाथ धो बैठे। सड़कों पर दौड़ती बसों की टक्कर से 12 अफराद जांबाग हुए। और कराची में बदतरीन लोड शेडिंग का मसला कौमी असम्बली में भी उठ गया है। MKM और पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका तौर पर इस मसले की निशानदेही की। अवाम भी के इलेक्ट्रिक के सितम ज़रीफियों पर हुक्काम से रिलीफ मांग रहे हैं। पंखे बंद, मशीनें साकिन, के इलेक्ट्रिक ने आराम हराम और कारोबार दुश्वार बना दिया। कारकर्दगी बेहतर होने के बजाय अबतर हो गई। 100% बिलिंग वाले इलाके भी लोड शेडिंग की जद में आ गए। कराची का बड़ा मसला कौमी असम्बली में भी उठाया गया। शाहिदा रहमानी ने कहा, एक जानिब गर्मी का जोर है तो दूसरी जानिब इम्तिहान का दौर। ऐसे में कराची बिजली से महरूम है। ये कराची जैसा बड़ा शहर जहाँ पे 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग है, इतनी शदीद गर्मी है और लोग जो है वो गर्मी के अंदर जो है, और बच्चों का इस वक्त एग्जाम हो रहे हैं मैट्रिक के, इंटर के, और वो इस गर्मी के अंदर 14-14, 16-16 घंटे लोड शेडिंग को भुगत रहे हैं। वाज़ेह रहे कि लोड शेडिंग का अजाब सहते इलाकों में बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया गया। उर्दू बाजार, रतन तलाव, प्रीडी स्ट्रीट, फिरेर मार्केट में अचानक 10 घंटे बिजली गायब रहती है। शदीद गर्मी और हब्स के बाद बदतरीन लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों की चीखें निकाल दी।
न बत्ती नहीं है, बच्चे छोटे छोटे से हैं, पानी भी नहीं है। लोड शेडिंग तो भाई समझ लो 1 घंटा लाइट आ रही है और 3 घंटे के लिए बंद कर रहे हैं। ये जनरेटर चलाते हैं तो पेट्रोल का इतना खर्चा आ जाता है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारा तो कारोबार सब खत्म हो गया इस सिलसिले में। इधर हम बड़े परेशान है, कोई बिल हमारा वो नहीं है, हमने बिल सारे पेड किए हुए हैं। आज इतना परेशान कर दिया केसी वालों ने। बिजली की लोड शेडिंग के साथ पानी का बहरान भी इलाका मकीनों को अजियत से दो चार कर रहा है। नाज़रीन, अरकान पार्लियामेंट ने इलेक्ट्रिक को माफिया करार दे दिया है। कौमी असम्बली के बाहर बोर्ड से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्ट्रिक फी यूनिट चार्जेस सबसे ज़्यादा हैं और सहूलत कोई नहीं। इंकशाफ किया है कि कुंडे लगाने में के इलेक्ट्रिक का अमला मुलाविस है। ये भी कहा गया कि कुछ इलाकों में सिर्फ 2 घंटे बिजली आती है। कि इलेक्ट्रिक जो है वो पूरा एक माफिया बना हुआ है कि इलेक्ट्रिक के टैक्सेस सबसे ज़्यादा पर यूनिट चार्जेस हैं। फिर अगर थोड़ा सा भी वो बढ़ता है तो वो कमर्शियल पे चला जाता है। कई जो है वो बेलगाम घोड़ा बन गया। मैं भी कराची का बासी हूँ और इसको हुकूमत और हम देख रहे हैं इंशाल्लाह अवाम को जो जितनी सहूलियात है उसको फराहम करने के लिए उनसे बातचीत की जाएगी। आप देख रहे हैं कि बिजली के 16 घंटे तो मैं समझता हूँ 24 घंटे में 2 घंटे बिजली आती है। और बाप की गोद से ज़िंदगी का आगाज़ करने वाले बेटों ने उसी बाप के वजूद को बेदर्दी से मौत की नींद सुला दिया। कराची फेडरल बे एरिया में 2 बेटों ने सगे बाप को कत्ल कर दिया। मज़ीद तफसीलात साथ गुज्जर की इस रिपोर्ट में। कभी जो आंखों का नूर थे वही हाथ खून से रंग गए। रिश्तों की हुर्मत मिट्टी में मिली, इंसानियत शर्म से झुक गई। कराची के इलाके FB एरिया ब्लॉक 15 से मिलने वाली तशद्दुद ज़दा लाश ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। CCTV फुटेज में दोनों सगे बेटों को देखा जा सकता है जो बाप की लाश बोरी में बंद करके मोटरसाइकिल पर ले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि चौकीदार ने लाइल्मी का इजहार किया है। तहकीकात के मुताबिक मकतूल खावर अंजुम को घरेलू झगड़े पर रात कत्ल किया गया। ये डेड बॉडी को फेंकने के लिए लेकर जा रहे थे तो हमारी जो पेट्रोलिंग मोबाइल है उसने इनको रोक के जो है वो चेक किया बोरे को, तो उसके अंदर से इनके वालिद की लाश बरामद हुई और इन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ किया है। और मज़ीद जो है हम इनसे मालूमात कर रहे हैं कि इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे कि इन्होंने इतना बड़ा इक़दाम उठाया और अपने फरिश्ता जैसे बाप को कत्ल कर दिया। कातिल बेटों का कहना था वालिद कामकाज करने के लिए डांटते थे। उस वक्त से बाबा का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था हमारी वजह से। वो बहुत नाराज़ रहते थे और वो बार बार कहते थे कि तुम लोग मुझ पे बोझ बन गए हो, तुम लोग ना कमा कर देते हो ना किसी काम के आते हो, निकम्मे हो। कुछ कमा के नहीं दे रहे हो, सिर्फ बोझ बने हुए मेरे ऊपर। तो ये बोझ मैं उतारना चाहता हूँ या तुम्हें जहर दे के मार दूँ, जिससे काफ़ी नफरत बढ़ गई थी और काफ़ी दफ़ा कुछ दिनों से मैं यही कहता था तुम दोनों को मैं जहर दे दूँगा। पुलिस ने मुल्ज़िमान इब्राहिम और अफजल को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कैमरामैन दानिश शकील के हमरा साद गुज्जर, बोल न्यूज़, कराची। खेलों के मैदान में शामिल करते हुए आपको बताएं कि ICC ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया। फातेह टीम को 36 लाख अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम 1 अरब रुपए से ज़ायद बनती है। रनर अप के हिस्से में 60 करोड़ 90 लाख रुपए आएंगे। चैंपियनशिप का फाइनल 11 जून से ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान लॉर्ड्स में खेला जाएगा। टेस्ट चैंपियनशिप में 9वें नंबर पर रहने पर पाकिस्तान को 13.5 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मिलेगी। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बकिया मैचेस का आगाज़ हफ्ते से होगा। रावलपिंडी में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें टकराएंगी। तमाम टीमों के खिलाड़ी आज शाम इस्लामाबाद में रिपोर्ट करेंगे। फ्रेंचाइजीज़ के गैर मुल्की खिलाड़ियों से राबते भी जारी हैं, जबकि कई प्लेयर्स ने पाकिस्तान आने की तस्दीक कर दी है। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर एलेक्स हिल्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड और सिकंदर रज़ा ने लाहौर कलंदर को ज्वाइन कर लिया है। जनूबी अफ्रीका के वेडन और ऑस्ट्रेलिया के बैन ने भी शिरकत की तस्दीक कर दी है, जबकि साथ ही साथ ब्राइटन और नजीबुल्ला भी जल्द पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन कर लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट में मज़ीद तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और नाकिस कारकर्दगी पर टेस्ट कप्तान शान मसूद को हटाए जाने का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक टेस्ट टीम की क़यादत सऊद शकील को सौंपी जाएगी। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम 12 में से सिर्फ 3 टेस्ट ही जीत सकी। दूसरी जानिब साबिक कप्तान मिसबाहुल हक को टेस्ट टीम का हेड कोच मुकर्रर किया जाएगा। ज़राए का बताना है कि PCB नए कप्तान और कोच के साथ टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज़ करना चाहता है।
पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हैसन ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग के लिए पुरजोश हूँ। एक बयान में हैसन का कहना था कि पाकिस्तान टीम की कोचिंग मेरे लिए बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान टीम बासलाहियत खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। पीसीबी ने 2 रोज़ कबल माइक हैसन को वाइट बॉल टीम का हेड कोच मुकर्रर किया था। वो 26 मई से जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। हैसन न्यूजीलैंड और कीनिया के कोच भी रह चुके हैं, जबकि इस वक्त PSL फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ बतौर हेड कोच मुंसलिक हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।